हेलो थर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हम हमेशा की तरह हमारे इवनिंग सेशन में जो ज्योग्राफी मैराथन क्लास तो चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज ये सेशन के दौरान हम भूगर्भिक समय सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैं पहले वाले वीडियो से एक बार लिंक कर देता हूं इसका कि पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज यानी पढ़ाई की है और उस जितना भी हमने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो के अंदर उसके अंदर जितने भी डाटा थे और जो भी कंटेंट थे और जो भी फैक्ट थे उनको हम अब सारणीबद्ध रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोज आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर RAS, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका एक टॉपिक है भूगर्भिक समय सारणी। उससे हर साल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस जो सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयत्न करें और बहुत गहराई तक हम जाएंगे और हम इस पृथ्वी के ऊपर जो परिघटनाएं हुई हैं वो समय तथा स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। कब हुई थी और कहां हुई थी इसका अध्ययन हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। चलो टॉपिक पे आइए। देखिए, हम सबसे पहले कल पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी वो बिग बैंग सिद्धांत यानी थ्योरी के आधार पे हुई थी। उसका जो कार्यकाल था वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस वाले ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर में ये 3 लाइनें लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि भूगर्भिक समय सारणी के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को कवर करने के साथ साथ जो हमारी हेडिंग है उसके अंतर्गत इनका उल्लेख नहीं ले सकते, उनको शामिल नहीं कर सकते। क्यों? भूगा मतलब होता है पृथ्वी। हम पृथ्वी का समय सारणी का अध्ययन यहाँ पे सेशन में करने वाले हैं, तो इसको हम नहीं करें। इसलिए मैंने पहले जो क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस काल में हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी, उसका हमने 3 लाइनों में पर इधर लिख दिया है। देखिए, बिग बैंग का जो हुआ था, जो हमने जो पढ़ा था कि एक छोटा सा एकाकी परमाणु था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ था और टूट करके टुकड़ों में टूट करके पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने अपनी जगह स्थिर हो गया था। उसके अंदर एक छोटा सा तारा भी, सारे तारे उसके अंदर ही इंक्लूड थे, वो हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। हम इतना तक ही अध्ययन करेंगे। यहाँ बिग बैंग इस अवधि में हुआ था। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये जब जैसे ब्लास्ट हुआ और बिखरने के बाद जैसे जैसे ये शांत हुआ तो ब्रह्मांड पूरा पारदर्शी हो गया। जो वर्तमान में हम पारदर्शी देख रहे हैं वो इस काल में 12 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? तारे की उत्पत्ति हुई 5 अरब वर्ष पूर्व। तारा मतलब सूर्य की उत्पत्ति आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस बिग बैंग के थ्योरी के आधार पर हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये एक बहुत बड़ा महाविस्फोट था। सिर्फ उसके मतलब 12 वर्ष पूर्व, मतलब 13.7 से 12 वर्ष पूर्व के बीच में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये पारदर्शी हुआ। जो भी हम देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति इसी अवधि के दौरान हुई थी। उसके बाद 5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य की उत्पत्ति होने के बाद ये सब कुछ जो भी है, ये सब कुछ जो है, ये सब इस प्रकाश के अंदर समाया हुआ है। ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के ऊपर अनुकूलित वातावरण तैयार करने में कहीं न कहीं से सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार सूरज, उसके बाद हमने देखा था एक द्वैतारक का सिद्धांत देखा था कि द्वैतारक का सिद्धांत के अनुसार बोला गया था कि सूरज के पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा था और उस तारा का क्या जो गुरुत्वाकर्षण बल था ना वो सूरज से ज्यादा था। तो सूरज से ज्यादा था तो सूरज का कुछ टुकड़ा टूट करके उसकी तरफ भागा, उस तारे की तरफ भागा। बोला मेरे को भी लेके चलो। आप कहां जा रहे हो, कौन सी जगह जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। बोलो आइए 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 आइए। तो सूरज का एक पार्ट टूटा और उसकी तरफ तेज गति से भागा, लेकिन तब तक वो भाई साहब जो बाहर लेने के लिए आया था, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया था ना, वो पार हो गया, निकल गया। लेकिन पीछे वो जो तारा सूरज सन से जो पार्ट टूटा था वो एक नहीं था, बहुत सारे पार्टों में टूटा था। तो वो फिर जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल उस दो बड़े तारे का गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वो गया तो जाते ही क्या हुआ, वो सारे जो तारे थे, वो जो टुकड़े सूरज से जो टुकड़े हुए थे वो सारे ब्रह्मांड में फैल गए थे।
वो तारे सारे ब्रह्मांड में फैल गए थे। अब ब्रह्मांड में फैलने के बाद उनके साथ क्या हुआ, ब्रह्मांड में फैल गए और वो फिर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही रह गए। जब एक बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण उनको लगा और एक सूरज लगा रहा था, सूरज का बेचारे का इतना गुरुत्वाकर्षण लगा नहीं पाया, वो बड़ा भाई साहब आया था, वो खींच के ले गया, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दे दिया। वो तो निकल गया, वो तो अपने गुरुत्वाकर्षण बल को लेके निकल गया, लेकिन जो टूटा भाग वो बीच में ही रह गया। अब बीच में रहने के बाद उनके साथ क्या हुआ, वो क्या सूरज के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनसे टूटे थे और सूरज के चारों ओर ऐसे घूमना शुरू कर दिया। तब से ये सारे जितने भी ग्रह, उपग्रह, ग्रह जो हुए थे, क्षुद्र ग्रह हुए थे, जितनी भी आकाश में जितना भी मटेरियल था, वो सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर फैल गया था और सन के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया गया। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति वहां से शुरू हो जाती है। कब से? 5 अरब वर्ष पूरे जब सूरज की उत्पत्ति हुई थी, सूरज अस्तित्व में आया था, उसके बाद ही तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम मानेंगे। इसीलिए पृथ्वी की उत्पत्ति हम आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व की मानते हैं। आ गया 5 अरब वर्ष पूर्व के बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व आ गया। सूरज की जो पृथ्वी की उत्पत्ति हम 4.5 अरब वर्ष पूर्व की मानते हैं। अभी हम आते हैं कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को बहुत ज्यादा वर्ष हो गए, 4.5 अरब वर्ष हो गए। अब इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो हम अध्ययन कर नहीं सकते। संपूर्ण कालखंड को क्या किया, कुछ गतिविधियों के आधार पर, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, कुछ विशिष्ट वातावरण क्रिएट हुआ था, उनके आधार पर संपूर्ण कालखंड को, कितने को, 4.5 अरब वर्ष पूर्व को हमने 2 भागों में बांट दिया, जिसका एक भाग का नाम हमने 2 भागों में जो डिवाइड किया था उनको महाकल्प के नाम से जाना गया था। ये कल्पना की गई थी, कल्पना के आधार पर इनको विभाजित किया गया था और इस धरती के ऊपर क्या क्या गतिविधियां हुई होगी उनके आधार पर यह पूरा का पूरा विभाजन हुआ था। अब क्या हुआ, महाकल्प हमने 2 महाकल्पों में बांटा, जिसमें एक था प्री कैम्ब्रियन और उसके बाद हम आएंगे, जब ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आएंगे, एक होता है पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कालखंड है वो 80 टोटल जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व था, 4.5 अरब वर्ष थे, उनको 87% उनमें से निकालें तो मतलब 57 करोड़ वर्ष सिर्फ बचते हैं। उससे पहले का काल पूरा प्री कैम्ब्रियन के अंदर शामिल किया गया था। प्री कैम्ब्रियन काल 57% जो अवधि है कवर करता है। कितना परसेंट? 87% प्री कैम्ब्रियन काल अपनी पूरी अवधि को समाहित करके रखता है। अब इस अवधि को हम इस चैप्टर यहाँ पे हम अभी पढ़ने वाले हैं, सिर्फ प्री कैम्ब्रियन काल को अभी अध्ययन करेंगे कि प्री कैम्ब्रियन काल में आखिरकार हुआ क्या था, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर क्या हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल जो था उसको फिर हमने कल्प में विभाजित किया। प्री कैम्ब्रियन काल बहुत बड़ा हो गया था, 87% प्री कैम्ब्रियन काल बहुत बड़ा था, तो उसको हम फिर छोटे कल्प में बांटा। महाकल्प से हम कल्प में विभाजित किया और कल्पों को हमने युग में विभाजित किया और युग फिर आगे आयु बताया जाएगा कि कौन सी आयु के अंदर कौन सी विशिष्ट घटनाएं घटित हुई थी पृथ्वी के ऊपर। प्री कैम्ब्रियन काल का अध्ययन करते हैं हम। 87% का अभी अध्ययन कर रहे हैं। 4.5 अरब का 87% अभी हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले पूरे प्री कैम्ब्रियन काल को हमने एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक 3 कल्प में विभाजित कर दिया। कितने कल्प में? 3 कल्प में विभाजित कर दिया। अब 3 कल्पों में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। देखो नाम से ही पता चलता है एजोइक मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाया गया था। आर्कियोजोइक इसके अंदर क्या गतिविधि हुई थी वो पढ़ेंगे। प्रोटेरोजोइक में क्या हुई थी वो पढ़ेंगे। जब संपूर्ण पढ़ लेंगे तो 4.5 अरब वर्ष का 87% पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए 4.5 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष एजोइक काल था। जो हमने कल पढ़ा था कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी 4.44 अरब वर्ष पूर्व। 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। तो ये भी देखा था कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई कैसे थी। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार का वातावरण, किसी भी प्रकार का वायुमंडल और जल की उपस्थिति नहीं थी, बिल्कुल ब्लैंक था। जब भूप्रपट्टी जो पृथ्वी के जो बहुत सारे
परमाणु आपस में पदार्थ आप विभिन्न प्रकार के पदार्थ जब नजदीक आए, अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल एक जगह इकट्ठा किया तो बहुत बड़ा मतलब वहां पे एक उष्मा क्रिएट हुई, वहां पे ऊर्जा क्रिएट हुई, वहां पे बहुत वो गर्म हो गया था। तो वो पार्ट जो पृथ्वी वाला ठोस आकृति थी ना, वो कल हमने पढ़ा था कि वो पिघलने लग गया। जैसे ही वो पिघलने लगा, पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही थी और अपने अक्ष पे भी घूम रही थी। तो जैसे पिघलने लगा तो अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। तो हमने देखा था एक ऐसी आकृति बन गई थी। अंत में क्या हुआ, उस आकृति को 2 भागों में डिवाइड हुआ और एक भाग दूर चला गया जो कि सूरज चंद्रमा कहलाया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लग गया। इसलिए कल पढ़ा था चंद्रमा एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पे इसी कालखंड में एजोइक कालखंड के दौरान ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस कालखंड के अंदर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। 2, तीसरा, इस कालखंड में पानी और जल और वायु की अनुपस्थिति थी। पहला, एजोइक कालखंड को यहीं पर लॉक कर दीजिए। एजोइक कालखंड के अंदर और क्या हुई थी, ऐसा पूरा विस्तृत पढ़ना पॉसिबल है नहीं इस वीडियो के अंदर, और इतना याद भी नहीं रहता, और इसको इतना लिखने में भी अपने हमको स्पेस नहीं मिलता है। इसलिए एक लाइन याद रखिए कि एजोइक का कालखंड था 4.5 से 3.8 अरब वर्ष शुरू हुआ था। 2 घटनाएं थी। पहली घटना तो यही थी कि वहां पे जल और वायु की अनुपस्थिति थी। दूसरी थी चंद्रमा की उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी। बस इतना ही है। अब आर्कियोजोइक में आइए। आर्कियोजोइक को कालखंड, आर्कियोजोइक का कालखंड 3.8 से 2.1 अरब वर्ष पूर्व इसमें दिया गया। बहुत बड़ा काम, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पर भी ज्वालामुखी शुरू हो गई थी। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं शुरू हुई थी क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे अभी भी गलन यानी पिघली हुई अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी, पूर्ण रूप से ठोस नहीं हुई थी। जैसे ही मर्जी, जैसे ही घूमती थी और अंदर जो लावा बनता था वो बाहर इधर उधर घूमता रहता था और एक आकृति, एक ठोस प्लाज्मा टाइप की आकृति बनी हुई थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे बहुत सारे वर्ष बीत गए थे, 3.8 से 2.1 अरब वर्ष हुए, इतनी लंबी अवधि के दौरान हुआ क्या था कि भूपर पट्टी बाहर से फिर थोड़ा ठंडा होना प्रारंभ हो गया। जैसे ठंडा होना प्रारंभ हो गया, अंदर का लावा पूरा क्या हो गया, चारों तरफ से लॉक हो गया। लेकिन लावा कहाँ रुकने वाला था। लावा ने तो अपना कर्तव्य करता रहा, लावा अपना पावर दिखाता रहा। जैसे भूपर पट्टी गर्म हुई, जैसी भूपृष्ठ ठोस हुई, ठंडी हुई, एक दूध के ऊपर जो पपड़ी मलाई आती है वैसे मलाई जमना शुरू हुआ। अंदर का लावा ने अपना एक्शन दिखाना शुरू हुआ और फाड़ दिया दरारी ज्वालामुखी शुरू। जैसे भूपृष्ठ ठंडी होती है और फाड़ता है अंदर का लावा, दरारी ज्वालामुखी। इसका मतलब अंदर से लावा निकल रहा था, पृथ्वी के जो धरती थी उस धरती के स्थल पे आगे फैल रहा था। अब देखिए, ध्यान लगाइए उसमें फिर और क्या हो रहा था। जैसी लावा निकल रहा था, बाहर आ रहा था, और बाहर जो आ गया वो ठंडा होगा। ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, एक मोटी और परपटी फिर बन जाएगी। आगे हम जो भूगर्भ हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको ये याद दिलाऊंगा ये चीज की वो चीज कहां पर अभी पाई जाती है। जैसे ही दरारी ज्वालामुखी निकलती थी उसके साथ ऐसा तो है नहीं लावा अकेला निकलता था, वो भाई साहब कुछ और भी ले गया था। क्या क्या ले जाता था, वो धूल के कण लाता था, जल वाष्प ले जाता था, साथ में मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, इस प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गई, ये गैसें भी साथ में वो लेके आ गए और पृथ्वी के चारों ओर वो फैल जाती थी। गुरुत्वाकर्षण बल तो था ही, लेकिन वो दूर जा नहीं सकता और कोई गुरुत्वाकर्षण बल आसपास में था नहीं, तो जितनी भी गैसें थी वो पृथ्वी के चारों ओर लिपट गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बार बार याद रखना, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, वायुमंडल की उत्पत्ति यहाँ पे होगी, बादल बनेंगे। जैसे ही जल वाष्प ऊपर आया, जैसे ही जल वाष्प ऊपर आया, वातावरण थोड़ा ठंडा था और साथ में धूल के कण थे, और फिर क्या हुआ, उन दोनों को आपस में ठंडा हुआ, जल वाष्प थी और धूल के कण हुआ। उसके बाद उस जल वाष्पों से बूंदें बनी और बूंदें धरती के ऊपर गिर गई, बरसात शुरू हो गई है। ध्यान रखिए, मैंने कल भी बताया था कि पृथ्वी का एक पार्ट जो टूट करके चंद्रमा के रूप में बाहर गया था, वो जो हिस्सा है एक गर्त बन गया था, जो प्रशांत महासागर के अंदर वो मैरियाना गर्त है, वो बन गया था। तो चंद्रमा दूर चला गया था, वो खड्डा एक गर्त बन के ही रह गया था, वो एकदम खाली था। अभी बताएंगे ना, उसको भरेंगे ना, जलमग्न करेंगे, कैसे होगा देखिए। अब बार बार बरसात हो रही थी, क्या हो रहा था, बार बार
बरसात हो रही थी। जैसे ये पृथ्वी है, मैं पहले भी बताया था, ऐसे ज्वालामुखी निकल रही थी, जगह जगह ज्वालामुखी, उद्गार ज्वालामुखी यानी दरारी ज्वालामुखी हो रही थी, और चारों तरफ से गैसों का उत्सर्जन हो रहा था और जलवाष्प भी साथ में उत्सर्जन हो रहा था। और इस प्रकार बाहरी भूपृष्ठ के ऊपर ये वाला जो लावा जम रहा था वो आगे जाके आग्नेय चट्टान बनाएंगे। आग्नेय चट्टान की प्राकृतिक की मार से वो अपघटन अपर्दन होगा, उसके बाद काली कपासी मिट्टी बनेगी। भारत के अंदर जो दक्कन का पठार इसी का परिणाम है, और वो जो काली कपासी मिट्टी है वो इसी का परिणाम है। आगे पढ़ेंगे, जब मिट्टी का प्रकार पढ़ेंगे तब ये आगे आएगा। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जलवाष्प हुआ और बादल बरसने लग गए। बादल बरसने लग गए। बादल बरसेंगे तो पानी क्या आएगा, पानी पृथ्वी जो ठोस अवस्था में ऊपर ठोस हो रही थी, वहां पे गड्ढे भी थे, वहां पे समतल जगह भी थी, वहां पे पठार भी थे। ध्यान रखिए क्या 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 था, वहां पे गड्ढे भी थे, समतल जगह भी थी, पठार भी थे। उन गड्ढों के अंदर ये पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। इनके ऊपर सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों का जल की बूंदों के ऊपर, जल वाष्प के ऊपर प्रहार हुआ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अस्तित्व में आई। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अस्तित्व में आ गई, अभी वातावरण अनुकूलित होना प्रारंभ हो गया है। ऑक्सीजन आ गई, जल आ गया, पृथ्वी है, और जो तापमान है वो तो बहुत ज्यादा गर्म था, वो भी ठंडा होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक अनुकूलित वातावरण तैयार होगा। कोटरों में पानी भर गया, छोटे छोटे कोटरों में पानी बन गया, निरंतर बढ़ता रहा, एक जगह पानी पड़ा रहा। ऑक्सीजन भी उनमें घुलित अवस्था में थी और जल भी था। धीरे धीरे करने के बाद यहाँ पे अभी हम जीव की उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जीव की उत्पत्ति करेंगे। आर्कियोजोइक में कोई जीव नहीं था, आर्कियोजोइक के अंदर किसी भी प्रकार का जीव नहीं था। हम आगे जाएंगे ना तो प्रोटेरोजोइक नाम से ही पता चलता है, आर्कियोजोइक के नाम से पता चलता है कि यहाँ पे जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। कैसे हुई थी, मैंने बताया था, बार बार बरसात हुई थी और कोटरों में पानी भरा था, ऑक्सीजन पानी के अंदर भरपूर मात्रा में घुली हुई थी, और शैवाल भी बन गए थे, शैवाल भी आ चुके थे, और उन्हीं के साथ साथ रीढ़ विहीन जंतु धीरे धीरे ऐसे पानी के अंदर घुलते हुए या नाचते हुए नजर आने लग गए थे। यानी पृथ्वी के ऊपर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ये कैसे हुई थी वो मैंने पूरी यहाँ पे बता दिया। उसके बाद धीरे धीरे चलते पानी के अंदर अम्ल, लवण और क्षार इत्यादि उपस्थिति होगी, तो पादप प्लवंक यानी फाइटोप्लांट्स की उत्पत्ति भी यहाँ पे हो गई थी। अभी आगे हम ये बादल बन चुके हैं, बार बार दरारी ज्वालामुखी निकल रही है, अंदर से गैसें निकल रही है और फिर जम रही है, फिर गैसें निकल रही है। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम क्या हुआ, चलता रहा। और जब भूपरपट्टी की जो मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा होने लग गई, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे दबाव लगाना शुरू किया। यहाँ पे जब दबाव लगा तो पूरा लावा दबाव नहीं लगा पाया। क्या नहीं हुआ, पूरा लावा दबाव अपना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन बीच में ही रुक गया भाई साहब लावा, और ऐसे पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से एक ऐसे आकृति बन गई थी, ऐसे ऊपर हो गया। जगह जगह इस प्रकार की आकृतियां बन गई थी, लावा उद्गार नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार की आकृति जब बनी, कब, आगे वाले काल में बनेगी, इस प्रोटेरोजोइक काल में ये आकृतियां बनेगी। क्या होगा, इस प्रोटेरोजोइक काल के अंदर इस प्रकार की आकृतियां बनेगी। और अभी बता देता हूं, ये पृथ्वी कहां पे थी, एक ही भूखंड था, अभी एक ही भूखंड था और उसके ऊपर इस प्रकार की आकृतियां बनी थी। और ये आकृतियों का एक कुछ हिस्सा भारत का, जब गोंडवाना लैंड आगे हम पढ़ेंगे, जब वो आगे आ रहा था, यूरेशिया की तरफ आ रहा था, ऐसे तैरते आगे बढ़ रहा था, तो इनमें से एक हिस्सा साथ में लेके आया था, दो हिस्सा साथ में ले गया था। एक हिस्सा कहलाया अरावली पर्वत श्रृंखला और दूसरा हिस्सा कहलाया पूर्वी घाट। वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत की ऊंचाई कम हो रही है और पूर्वी घाट समाप्त होने की कगार पे है। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो समाप्त होने की कगार पे है। उसका कारण यही है क्योंकि ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला। अब ये देखिए कि ये सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रेणी है, वो सबसे पुरानी है, क्योंकि प्रोटेरोजोइक काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। प्रोटेरोजोइक काल का यदि हम वर्ष देखें, टाइम पीरियड देखें, तो 2.1 से 570 करोड़ वर्ष हुए, हो गया काम इसका काम हो गया।
4.5 अरब से 570 करोड़ वर्ष, 570 करोड़ वर्ष का जो काल, इतना जो काल ड्यूरेशन या समय बीता था, वो 87% हो गया जवाब। 87% हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इस प्रोटेरोजोइक के अंदर क्या क्या हुआ था? प्रोटेरोजोइक के अंदर अरावली का उत्थान, अरावली की उत्पत्ति हुई। ध्यान रहे, अरावली की उत्पत्ति जब हुई थी, पृथ्वी एक ही भूखंड था, इतने महाद्वीप नहीं थे जो वर्तमान में है, इतने महाद्वीप नहीं थे, वो सिर्फ एक ही भूखंड था। जो हम आगे वाली कक्षा के अंदर जब इस भूखंड को तोड़ेंगे और तोड़ करके ये 6-7 महाद्वीपों बनाएंगे और एक उनके बीच में जो गैप आएगा वो बाद की क्रिया है, वो बाद में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो ये भूखंड एक ही था। इसको बोलते हैं अरावली ओरिजिनी, अरावली ओरिजिनी। ये थी अरावली ओरिजिनी। अरावली का ओरिजिनी हो गया पूर्वी घाट में जो अभी कटी फटी अभी पहाड़ियां पाई जाती है, ये भी एक अरावली से, ये भी एक पर्वत श्रृंखला थी, वो भी वर्तमान में उसका अपर्दन हो गया और अपर्दन से वो कट गई है, छोटी छोटी बची है, अभी अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। ये हो गया अरावली ओरिजिनी। अभी आगे वाला जो बच गया कितना, 13% हिस्सा, कौन कितना बच गया, 13% हिस्सा, उसको बोलते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन काल। पोस्ट कैम्ब्रियन, इसको बोलते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन काल। ये ध्यान रहे 13% हिस्सा है जो जीव की उत्पत्ति होने के बाद, जीव की उत्पत्ति, पेड़ पौधों की उत्पत्ति होने के बाद वर्तमान काल सिर्फ 13% ही है संपूर्ण पृथ्वी की आयु का। ये सिर्फ 13% है। आज हम जी रहे हैं वो 13% के अंदर इंक्लूड हो रहा है, बाकी पूरा 87% ऊपर था जिसके अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई थी, इनको याद रखने का। इसके अंदर जल की और वायु की अनुपस्थिति थी। यहाँ पे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, किसमें, आर्कियोजोइक में। उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, गैसों का उत्सर्जन हुआ था, बादल आए थे, जल आ गया था। कब, आर्कियोजोइक में। जैसे ही जल आया, जैसे ही बादल आए और जैसे ही जल आया, जैसे ही पराबैंगनी किरणों के प्रहार से जल टूटा, टूटने से क्या आया, ऑक्सीजन आया। छोटा छोटा जीव पानी के अंदर ऐसे हिलने लग गए थे, रीढ़ विहीन जीव आ चुके थे। और साथ में फाइटोप्लांटा यानी ये शैवाल की उत्पत्ति बीच में हो गई थी। इधर लिख देता हूं कि शैवाल भी आ गया था। कहां पे, इधर लिखता हूं शैवाल। शैवाल की उत्पत्ति यहाँ पे इस युग के अंदर हो गई थी। किसमें, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक के अंदर। फिर ज्वालामुखी उद्गार बार बार आ रहे थे, ज्वालामुखी उद्गार बार बार आ रहे थे। इन ज्वालामुखी उद्गार के कारण अंदर से बुरी तरह से प्रेशर लग रहा था, लावा प्रेशर डाल रहा है। इसी के कारण तो पृथ्वी के भूखंड के टुकड़े हुए थे। एक भूखंड था इसका, इसी के कारण टुकड़ा हुआ था और ये जगह जगह फिर पानी के अंदर तैरते तैरते वो अपने आज के वर्तमान के महाद्वीपों में विभाजित हो गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे प्री पोस्ट कैम्ब्रियन काल। पोस्ट कैम्ब्रियन काल को हम, यदि ये एक महाकल्प है, इसको हम कल्प में विभाजित करते हैं। कल्प में विभाजित करेंगे तो 4 कल्पों में विभाजित है। 4 कल्प कौन कौन सा है? एक है पैलियोजोइक, नंबर 1 पे आएगा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। नंबर 2 पे आएगा मेसोजोइक, मेसोजोइक। और नंबर 3 पे आएगा सिनेजोइक। और नंबर 4 पे आएगा नियोजोइक। नंबर 4 पे नियोजोइक आएगा। इसको पहले हमने पोस्ट कैम्ब्रियन यानी महाकल्प में विभाजित किया, प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन। ये हो गए 2, संपूर्ण पृथ्वी को 2 महाकल्पों में विभाजित कर दिया, पृथ्वी की आयु को। एक है प्री कैम्ब्रियन, एक है पोस्ट कैम्ब्रियन। उसके बाद पोस्ट कैम्ब्रियन में और 4 वो कल्प आ गए थे। इन कल्पों को भी हम आगे छोटे छोटे और युगों में विभाजित करेंगे। क्यों करेंगे युगों में विभाजित? क्योंकि ये कल्प है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कल्पों में बहुत सारी विशिष्ट गतिविधियां हुई थी, बहुत सारी चीजों का विकास हुआ था, बहुत सारी मतलब तरह तरह की अपने जीव ने अपना रूपांतरण बदला था। पेड़ पौधों ने अपने शारीरिक रूपांतरण हुआ था, जीवों के अंदर शारीरिक रूपांतरण हुआ था। इसलिए इसको हम, ये जो 4 कल्प हैं, उनको हम युगों में विभाजित करेंगे। जब युगों में विभाजित करेंगे तो सबसे पहले हम पैलियोजोइक को विभाजित करेंगे। पैलियोजोइक को
पहले विभाजित कर देते, उसके बाद आगे देखेंगे। पैलियोजोइक पहला था कैम्ब्रियन। क्या था? कैम्ब्रियन। इसको पहले कैम्ब्रियन में, और दूसरा ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन। इस प्रकार ये भी 6 भागों में हम डिवाइड करेंगे। कौन सा? ये पैलियोजोइक है, इसको हम 6 भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा कैम्ब्रियन, दूसरा होगा ऑर्डोविशियन, तीसरा होगा सिल्यूरियन। कौन सा होगा? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन। और चौथा हो गया डेवोनियन। डेवोनियन। और पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। ये क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस। आज वर्तमान में जितनी भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, इसी का परिणाम था। जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में हम जिस टेक्नोलॉजी पे बैठे हुए हैं, जिस टेक्नोलॉजी में जीवन यापन कर रहे हैं, वो कार्बोनिफेरस का परिणाम है। वो भी हम आगे बताएंगे किस तरह से परिणाम है। दूसरा, छठा है पर्मियन। पर्मियन युग। ये हो गए 6 युगों में विभाजित कर दिया है। किसको? कल्प को। एक कल्प है उसमें, कौन सा? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को हम 6 युगों में विभाजित कर दिया। अभी ये 3 अभी तक कल्प बचे हुए, इन तीनों को भी हम आगे आवश्यकता के अनुसार युग में विभाजित करेंगे। इसलिए आवश्यकता अनुसार इनको युग में हम विभाजित करने वाले हैं। अभी यदि हम टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पे कहाँ खत्म हो गया? ये कहाँ खत्म हो गया? 570 करोड़ हो गया। कहां से कहां हो गया? 57 करोड़ वर्ष पूर्व। यहां कैम्ब्रियन काल को शुरू कर दो, 57 करोड़ वर्ष से, 57 करोड़ वर्ष से कब तक है? 57 करोड़ वर्ष को हम 50 करोड़ तक कर दो। 50 करोड़ ये टाइम जो है ये कैम्ब्रियन का है। कौन सा? 57 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व है। ये टाइम पीरियड कैम्ब्रियन कालखंड है। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? कैम्ब्रियन के अंदर छिछले जो सागर थे ना, जहां पे पानी थोड़ा बहुत रुका हुआ था, वहां पे रीढ़ धीन जंतु जीवों की वृद्धि हो गई थी। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन का जो आर्कियोजोइक के अंदर हो गई थी, लेकिन जीवों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो गया। किससे? जीवों की संख्या में रीढ़ जीवों की संख्या में वृद्धि। अब रीढ़ जीवों की संख्या में वृद्धि यहां पे शुरू हो गए 57 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व है। देख लीजिए इसमें क्या, अब जीव आ गए लेकिन रीढ़ थे और शैवाल पहले से ही थे। जो पहले हमने बताए थे शैवाल, जो आर्कियोजोइक के अंदर थे, शैवाल अपने स्थान पर वो भी वृद्धि कर रहे थे, दोनों ही वृद्धि कर रहे थे। उसके बाद कौन सा? ऑर्डोविशियन के फिर ज्वालामुखी उद्गार साथ में चलेगा, ये याद रखना। पृथ्वी के ऊपर उद्गार ज्वालामुखी यानी दरारी ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो दरारी रूप में जो उद्गार है वो चलता ही रहेगा। अब इसके दौरान यहां पर क्या होता है, अंदर फिर जो लावा है वो प्रेशर क्रिएट होता है और पूरा बाहर नहीं निकल पाता। तो इस ओरिजिनी के अंदर, इस ऑर्डोविशियन के अंदर एक ओरिजिनी का विकास हुआ। उस ओरिजिनी को बोलते हैं कैलिडोनियन ओरिजिन। कैलिडोनियन ओरिजिनी। दूसरी ओरिजिनी आ गई, पर्वत निर्माण की दूसरी ओरिजिनी आ गई है। पहले अरावली ओरिजिनी थी, अरावली उत्पत्ति हुई थी, कैलिडोनिया ओरिजिनी थी। इसके अंदर किस चीज का हुआ? इसमें हमारा जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, हमारी जो भारत के एकदम बीचों बीच विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, उसका निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया पर्वत, और उसके बाद एक अमेरिका की न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला। न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला की भी उत्पत्ति इसी कालखंड में, किसमें? ऑर्डोविशियन के अंदर। ऑर्डोविशियन का जो कालखंड है वो 50 करोड़ मान लो, 50 करोड़ से 45 करोड़ वर्ष पूर्व है। कब हुआ था? 50 करोड़ से 45 करोड़ वर्ष पूर्व है इसका काम हुआ था। उसके बाद सिल्यूरियन आता है। सिल्यूरियन को मान लो 40 से कितना हुआ, आगे कर लो, 45 करोड़ से
40 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर हुआ था धरातल पे वनस्पति उत्पन्न हो गई थी। धरातल पे वनस्पति यहां पे वनस्पति का उद्भव हो गया था, वनस्पति आ गई थी। पहले वो क्या था? पहले शैवाल की उत्पत्ति हुई थी, शैवाल विकसित होता गया और वनस्पति आ गई। उसके बाद डेवोनियन कालखंड के अंदर क्या हुआ था? इसमें मछली यानी मछली सागर में जो पहले यहाँ पे धरातल पे वनस्पति आई थी, तो जो छोटे छोटे जीव पैदा हुए थे ना, जो आर्कियोजोइक में हुए थे, और उसके बाद हमने किसमें देखा? प्री कैम्ब्रियन में देखा था रीड वेल। वो क्या धीरे धीरे मछली यानी रीड आ गई और मछली की उत्पत्ति हो गई थी। क्या हो गई थी? मछली की। और इस युग को बोलते हैं मत्स्य युग। किसको? डेवोनियन को हम मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काल देखा जाए तो 40 करोड़ से 35 करोड़। इसमें इसको मत्स्य युग बोलते हैं। इस नाम से ही पता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मछली आ गई थी, यानी रीढ़ आ गई थी मछलियों के अंदर, जीवों के अंदर रीढ़ आ गई थी, मछली की उत्पत्ति हो गई थी। और साथ साथ में जो वनस्पतियां यहाँ पे हमने वनस्पति की उत्पत्ति की थी, अब ये वनस्पति अपनी पत्ती निकाल के क्या करने लगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब होने लग गया तो फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में थी, वो तो कम होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ती गई, पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या भी बढ़ती गई। जैसे जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या बढ़ी, फिर ऑक्सीजन बढ़ी। तो वर्तमान का जो गैस का संतुलन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वही ऑक्सीजन 21% है। तब से ये संतुलन बना हुआ है। इस सृष्टि के अंदर, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, उनका बैलेंस बना के ये पृथ्वी रखती है। इसलिए ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा संतुलित रहती है। लेकिन कृत्रिम कारणों से इनकी संख्या, इनकी जो मात्रा है वो अप एंड डाउन हो रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आने लग गई है। उसके बाद कार्बोनिफेरस, देखिए कहाँ क्या हो गया। कार्बोनिफेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है। तो पहले भी मैंने बताया था क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में वनस्पति आ गए थे, पृथ्वी के ऊपर प्रचुर मात्रा में जीव जंतु उत्पन्न हो गया था, सागरों के अंदर भारी मात्रा में जीव जंतु उत्पन्न हो गया था, काफी मात्रा में भर गए थे सागर पूरे। और जमीन पे भी रीढ़ विहीन या जो रीढ़ विहीन और बिना पैर वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। अभी क्या हुआ? पृथ्वी अपनी ओरिजिनल इसी अवस्था में थी और एक अचानक ऐसा भूकंप टाइप का आया, एक ऐसा सुनामी आया, जो कि एक तरह से ज्वालामुखी के कारण मानो, या बहुत बड़ी एक हलचल आई पृथ्वी के अंदर। तो उसकी वजह से पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो गई। जहां पे प्रचुर मात्रा में वनस्पति थी वो भी तो नीचे दब गई, और प्रचुर मात्रा में जीव जंतु थे वो भी नीचे दब गए। जब दबने के बाद ऊपर वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लंबे समय के कालखंड के दौरान उस पर दाब बढ़ा, अंदर ताप बढ़ा। जब दाब और ताप दोनों समान मात्रा में बढ़ा तो वनस्पति जो थी, जो दबी थी, उसका तो कोयला बन गया था, और जीव जंतु जो दबे थे उसका पेट्रोलियम पदार्थ, जो ये जीवाश्म ईंधन बन गया था, जो वर्तमान में हम निकालते। वो वर्तमान में जो जीवाश्म ईंधन तथा कोयला जो निकाल रहे हैं, वो कार्बोनिफेरस युग की ही देन है। कार्बोनिफेरस के युग के अंदर पृथ्वी पर बहुत बुरी तरह से हलचल मची थी, जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हो गया था। जीव जंतु दब गए थे, पेड़ पौधे दब गए थे। जो आज हम बोल रहे हैं ना पत्थर का कोयला, वो पत्थर का कोयला यहाँ पे उसी वनस्पति से निर्मित हुआ था। आज हम खोद के कुओं से खोद करके जो जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं ना, वो इसी युग की देन है। इसी युग में जीव जंतु नीचे दबे थे, और लंबे कालखंड के दौरान ताप और दाब जब ऊपर से बढ़ा तो वो जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो काल पीरियड हम देखें तो 33 से 27 करोड़, 33 से 27 करोड़ वर्ष पूर्व का ये कालखंड है। इसमें वर्तमान का भूगर्भिक हलचल, महा हलचल, वर्तमान का कोयला व ईंधन तेल, वर्तमान का जीवाश्म ईंधन प्लस कोयला, मतलब वर्तमान का जीवाश्म जो ईंधन है वो और कोयला जो वर्तमान में निकल रहा है वो इसी युग की देन है। पर्मियन युग में फिर क्या हुआ था? पर्मियन युग में फिर
अंदर भूगर्भ में बीच में हलचल फिर मचने लगी, और फिर मचने लगी तो फिर ज्वालामुखी जो लावा था वो अंदर से प्रेशराइज करने लगा, तो एक पर्वतों की ओरिजिनी और यहाँ पे हुई है। उसमें क्या, उस ओरिजिनी का नाम है आर्सेनिक ओरिजिनी। क्या? आर्सेनिक ओरिजिनी। परमियम कालखंड में हुई थी 27 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व है। 22 में क्या हुआ था? एक ओरिजिनी, कौन सी ओरिजिनी का क्या नाम था? आर्सेनियन ओरिजिनी। आर्सेनियन ओरिजिनी, जो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आगे हम अध्ययन करेंगे। कौन सी? उत्तरी अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन प्लस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और अपलेशियन उत्तरी अमेरिका के अंदर है। इन दोनों की उत्पत्ति इस तीसरी ओरिजिनी के अंदर हुई थी। कौन सी? आर्सेनिक ओरिजिनी के अंदर हुई थी। याद रखना, इस कालखंड में हुई थी। कौन से कैम्ब्रियन, कौन से कल्प में हुई थी? पैलियोजोइक में कल्प में हुई थी। कैम्ब्रियन पैलियोजोइक कल्प में हुई थी, और पार्मियन युग में हुई थी। किसकी? अपलेशियन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो हम ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं आगे, जो हम बताएंगे वो कहां पे है, उसकी अवस्थिति वर्तमान में कहां है, वो वहां पे कहां हो गई थी? उसी भूखंड, जब पृथ्वी एक भूखंड था उसी टाइम हो चुकी थी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उत्पत्ति भी, विकास और उद्भव वही हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का जो वर्तमान स्वरूप आने के बाद कोई इधर पर्वत से श्रृंखला नहीं बनी थी, वो पहले ही बन गई। इसलिए ये कौन सी है? प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला। ये भी प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन सा? मेसोजोइक को पढ़ेंगे। मेसोजोइक को आगे जो हमारा जो है ये पोस्ट कैम्ब्रियन जो महाकल्प है, उसका जो कल्प है वो मेसोजोइक है, उसका हम अब आगे अध्ययन करने वाले हैं।